Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. How are you all? Good Fine. evening, ma'am. Good evening. Fine. All well? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Everybody, please be on mute. Now we are going to start the properly S block elements. And in that day, in the last class, we had done with the classification, I think. And now everybody is aware of classification. सब बच्चों को पता है common names क्या है and how we are going to study them. और basically size और ionization energy के बारे में हमने last class में भी discuss किया था. Correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है बेटा. तो थर्ड प्रॉपर्टी लेंगे एस ब्लॉक के केस में डेंसिटी. Basically the characteristic of the alkali metal is कि alkali metals are the light metals, are the light having the light metals having the low density, metals having the low density. इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है एवरीबडी नोज, हाइड्रोजन का तो बच्चा ऐसा है ना कि हाइड्रोजन दोनों को बिलोंग करता है, मेटल्स नॉन मेटल्स को. तो फर्स्ट मेंबर बेसिकली हम इसका लिथियम लेके चलेंगे. लिथियम इज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन. दिस इज द लाइटेस्ट एलिमेंट या यू कैन से लाइटेस्ट मेटल. अब डेंसिटी में क्या है ना, डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा? डेंसिटी Mass upon volume. Mass upon volume. बिल्कुल, mass per unit volume. And if we consider the atoms to be the roughly spheres, so what would be there? The volume हो जाएगा 4/3 pi r cube. That means your cube of the size and the mass. अब होता क्या है बेटा, अगर तो आप देखो डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ता है ना. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आप चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट उनका इंक्रीज हो रहा है, तो मास Yes, ma'am. हो रहा है. तो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू देखो आर, तो आर इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है, और आर भी डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज हो रहा है. तो आर इंक्रीज हो रहा है तो रो डिक्रीज होना चाहिए. तो दोनों फैक्टर्स सेम डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं होते हैं. तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है. अगर मास 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड हो रहा है तो इसका मतलब है मास का चेंज बहुत ज्यादा है. और अगर साइज बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो आपको साइज के परस्पेक्टिव से लेना पड़ता है. ठीक है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस हिसाब से रखोगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो इनमें से आपको क्या चेक करनी होती है, आर, और इसमें से लेट मी मार्क द दिस एरो अप टू आर. इन दोनों में से आपको क्या चेक करना होता है, डोमिनेंस चेक करनी होती है कि कौन सा डोमिनेटिंग है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बोथ मोलिकुलर वेट, एटम है तो एटॉमिक मास लिख देते हैं, both the atomic mass as well as the size, as well as the size increases. बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि डोमिनेंस देखनी होती है, बट द इंक्रीज इन द साइज वो क्या है, डोमिनेट करता है. increase in the size is less in comparison to increase in the mass. So density increases from lithium to cesium. ठीक है, मतलब इसमें डोमिनेंट किसको बोलेंगे हम, किसको बोलोगे बेटा? Lithium. नहीं, किस प्रॉपर्टी को बोलोगे डोमिनेट? Mass. मास ने, हाँ, मास डोमिनेट करता है.
डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज हो जाता है आपके पास डेंसिटी। ओके, Yes, चलो ma'am. ये तो हो गया Yes, ma'am. फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड थिंग इज, एक इसमें एक्सेप्शन भी मान के चलेंगे लेके, डेंसिटी ऑफ द जो पोटाशियम है दैट इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ द सोडियम। जबकि हमने बोला है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़नी चाहिए मास के विद रिस्पेक्ट टू, अगर चेक करें तो उसका रीजन ये है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज होता है, इस वाले में साइज डोमिनेट होता है। तो इट इज ड्यू टू, आप लिख लोगे ये फैक्टर साथ में, इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज, increase in the size in moving from sodium to potassium, in moving from sodium to potassium। तो इस वाले केस में आपका साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो ये लेके चलेंगे। मैम एक बार Next. बैक स्लाइड था ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो बैक स्लाइड में हमने लिखा कि डेंसिटी जो है एल्कली मेटल्स की कम होती है, और डेंसिटी कम होने की वजह ये से ये लाइटेस्ट लाइट मेटल्स हैं, लिथियम सबसे छोटा लाइट मेटल है। अब जो डेंसिटी है ना मास और वॉल्यूम के बराबर होती है। अब आप देखो कि जो आपका मास है ना बेटा, वो भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो उसके हिसाब से फिर डेंसिटी बढ़नी चाहिए। साइज भी बढ़ता है, उसको हिसाब से डेंसिटी कम होनी चाहिए, पर मास डोमिनेट करता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है सोडियम और पोटेशियम में। कर दो शिफ्ट बेटा। यस मैम। चलो, तो ये तो हो गया डेंसिटी का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं। पहले तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। यस और नो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं उस पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। अब आप बताओ कि एल्कली मेटल्स में कौन सी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कैसे जुड़े हैं एल्कली मेटल्स? मेटल्स बोल रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड ही होगा ना। तो Yes, इंटरमॉलिक्यूलर ma'am. फोर्सेस प्रेजेंट हियर आर द मेटालिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब मेटालिक बॉन्ड्स किस पे डिपेंड करते हैं, इसको दो तरीके हैं देखने के। एक तो मेटालिक बॉन्ड जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं ना उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सेकेंडली आपको साइज के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि ये बहुत बड़े हैं साइज में, रिस्पेक्टिवली हर पीरियड में ये फर्स्ट मेंबर होगा हर पीरियड का, वो सबसे बड़ा है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। तो इसलिए इनके जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लेस हैं। तो आप बोलोगे कि वीक मेटालिक बॉन्ड है इनमें, वीक मेटालिक बॉन्ड, जिसका रीजन आप साइज भी ले सकते हो कि लार्ज साइज है एंड द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डी ब्लॉक के केस में हम ये बहुत जस्टिफाई करेंगे कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सो दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रेंड। अब आप बताओ डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बच्चा? Increases. Increase. इंक्रीज होता है तो फिर तो और बुरा बॉन्ड बनेगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट हेयर डिक्रीज। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं यहाँ पे, कम हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीकनिंग हो रहा है, या लिख भी सकते हो ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड, द वीकनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स। बाकी इसमें एक फ्रेंशियम मेटल है जो बेसिकली लिक्विड होती है एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके लिए फिर हम ये बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बाकियों के लिए मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस। ठीक है, तो दिस इज ठीक है बेटा, देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें मेटालिक बॉन्ड्स हैं, वीक मेटालिक बॉन्ड है क्योंकि साइज बड़ा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है और बॉन्ड वीक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है।
और फ्रेंशियम जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इसे मैंने क्यों बताया, क्योंकि लिक्विड के केस में फिर आप बॉइलिंग पॉइंट बताओगे। सॉफ्टनेस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इसके बारे में एक सेइंग है कि दे कैन बी, इवन सोडियम को तो आप ब्लेड से भी कट कर सकते हो। तो दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स। मैलेबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं, तो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैन बी कट विद द ब्लेड और नाइफ, कैन बी कट विद द नाइफ। ठीक है, लश्चर भी होता है इनमें। तो दिस इज अगेन द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। उसके बाद है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, whether they are electropositive or electronegative। Electronegative. Positive. ये बेटा पॉजिटिव है बिल्कुल। मेटल्स आर एल्कली मेटल है बड़ी साइज में। एल्कली मेटल्स आर लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी बताओ? लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। Low. हाँ जी बिल्कुल। सो दे हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। So they have the strong tendency to lose the electron, to lose the electron। इसलिए उनकी टेंडेंसी होती Electron. है इलेक्ट्रॉन लूज करें and are highly electropositive। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बाकी यूनिपॉजिटिव है। यूनिपॉजिटिव का मतलब समझते हैं ना सारे बच्चे? Yes, ma'am. आज है बच्चा। तो आपकी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है जब, तो वो 1+ चार्ज रखती है। मेटल्स की स्टेट कौन सी होती है? फिजिकल स्टेट। सॉलिड है पर मैंने गैसेस लिखा है। सब बच्चों को पता है ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है, कोई भी एल्कली मेटल, इसे हम सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी सप्लाई करके आपकी मेटल पहले किस स्टेट में जाती है? गैसीय स्टेट में। फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं। ये भी देनी पड़ती है प्लस है, ये भी देनी पड़ती है प्लस है। जब आयनाइजेशन एनर्जी देते हो तो आपकी मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करती है और गैसीय स्टेट में ही रहती है। फिर उसको अगर पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, डेल्टा एच हाइड्रेशन, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और ये एक्वस आयन बन जाता है। इस पे माइनस लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मेटल एक्वस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पीछे गैसियस लिखा था मैंने। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। अच्छा, टेंडेंसी टू शो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? Increases. Increases. Yes, this is the tendency to show the electropositive character increases down the group। Electropositive character increases down the group। डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है इनका इंक्रीज हो जाता है। बाकी कैसी स्ट्रक्चर है बच्चा इनकी? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इनकी। ठीक है, ये भी याद रखना है कि बेसिकली दे आर हैविंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा 12th में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल रखते हैं ये विद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। So this is the basic structure of the alkali metals। And next is the oxidation state। oxidation state निकालना बहुत आसान है, सब बच्चों को पता है। oxidation state for the alkali metals क्या होती है बच्चा? हाँ, +1 oxidation state। And what is the reason behind that? +1 oxidation state। देखो होता क्या है कि जो आपका मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, NS1 लिख देते हैं इसको। तो जब मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पीछे क्या है बेटा? इसके पीछे N-1 S2 और P6 है। मतलब इसके पीछे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। उसके पीछे रीजन क्या है कि उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर करेगा, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा?
ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि स्टेबल होती है, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी. That's why I told you in the earlier example also कि they are the univalent in nature. Univalent मतलब एक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ठीक है. और ये टेंडेंसी टू फॉर्म द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाती है, टेंडेंसी टू शो द +1 oxidation state that also increases down the group. Down the group +1 oxidation state show करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. And so as the metallic character, नीचे जाते हुए और कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाता है, मेटालिक कैरेक्टर. मेटल्स बोलते हैं किसको हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है. तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, डाउन द ग्रुप देयर टेंडेंसी टू शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू द decrease in the ionization energy. Is मैम that बैक स्लाइड दिखाना एक बार. previous? नहीं जी. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 8 होता है, 10 ऑक्सीडेशन मैम. 1 है, ठीक है बेटा. नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन ऑफ आयंस. हाइड्रेशन ऑफ आयंस. अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन में वर्ड वाटर आ रहा है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाटर होता है मीनिंग. अब देखो बेटा, जब हम इसको वाटर में रिलीज करते हैं ना, किसी भी आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन एनर्जी. मान लो मेरे पास कोई गैसियस आयन था, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, गैसियस आयन को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो अब वो आयन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. तो इसमें ना इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, तो इसमें इंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है. तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड. ये हाइड्रेशन एनर्जी लिख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है पहले तो. हाइड्रेशन एनर्जी, this is the amount of the energy released when the 1 mole of an ion, अगर मैं आयन के लिए बोल रही हूँ तो मैं आयन लिखूंगी, ठीक है. 1 mole of the ion is dissolved into the water. और जो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के. जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, जितना आयन छोटा होगा उतना वो अच्छे से पानी में डिसॉल्व होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उतना कंपाउंड स्टेबलाइज भी तो हो रहा है ना. अब बेसिकली होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको आयनाइजेशन का प्रोसीजर बताया था, आयनाइजेशन के प्रोसीजर में हमने ये देखा कि किसी भी आयन, पहले मेटल जो सॉलिड स्टेट में है उसे सबलाइम किया जाता है. वी फर्स्ट कन्वर्ट दिस मेटल इनटू द गैसियस स्टेट, आफ्टर दैट वी आर सप्लाइंग द एनर्जी टू इट, है ना. तो वो आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस आयन. अब गैसियस आयन को पानी में डालते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है. तो देखो ये सारी प्रोसेसेस एक साथ होती हैं. अब हमने उसे पानी में डाल दिया तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है. अगर जितनी एनर्जी या जितनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर वो उतनी एनर्जी से ज्यादा है जितनी एनर्जी उसको आयनाइज करने के लिए लग रही है, तो इसका मतलब है वो आयन फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यही तो होता है ना कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा या कौन सा आयन फॉर्म होगा, कौन सा नहीं होगा. अगर हमें जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन वो ज्यादा है जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी प्रोसेस के लिए, तो इसका मतलब है कि वो आयन फॉर्म होगा. अगर हमें एनर्जी खर्च ज्यादा करनी पड़ रही है, बाहर कम मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है. तो अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की नीड को ओवरकम करती है तो इसका मतलब है कि वो आयन फॉर्म होगा, अदरवाइज वो स्टेबल आयन नहीं है, ठीक है. ऐसे ही लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ेंगे आगे, हाइड्रेशन Yes, ma'am. डिसॉल्व होता है नहीं होता. चलो अब देखो, अगर मैं आपका साइज की बात करूं और कुछ भी ना इसके साथ मेंशन कर दूं, चलो गैसियस स्टेट मेंशन कर देते हैं, नेक्स्ट में लिखेंगे एक्वस गैसियस स्टेट. तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है लिथियम सोडियम आयन या तो गैसियस होगा या एक्वस फॉर्म में होगा, तो मैंने गैसियस स्टेट लिख दिया.
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, सीजियम तक करते हैं। तो ये तो है साइज इन द गैसियस स्टेट। बट होता क्या है कि अगर आपके लिथियम आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, अब लिथियम का आयन का साइज बहुत छोटा है, सीजियम का साइज बहुत बढ़ता है, या डाउन द ग्रुप साइज बहुत बढ़ जाता है। तो जब लिथियम आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बहुत सारे वाटर के आयन को, लेट मी राइट द वाटर ओनली ओवर हियर, माइनस से आपको समझ नहीं आएगा। वाटर में क्या है, H2O में देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऑक्सीजन को इस साइड पे करके, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो जाएंगी। दिस इज अगेन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। अब क्या होता है देखो, लिथियम इतना छोटा है कि ये बहुत सारे इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपने साथ इंटरेक्ट कर लेता है। मतलब इसका प्राइमरी सॉल्वेशन स्फीयर बहुत बड़ा है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। जबकि सीजियम साइज में तो इससे बड़ा है, पर सीजियम का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो गए, ये नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा ना बेटा, ये वाला जो है, अब ये बन गया हाइड्रेटेड आयन, जिसके साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएटेड हैं। ये भी अब क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयन, जिसके साथ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एसोसिएटेड है। ऑल्दो इन द गैसियस स्टेट, या आप लिख सकते हो एटॉमिक स्टेट, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, आयन का भी और एटम का भी, इन कंपैरिजन टू लिथियम। पर जब हम हाइड्रेटेड साइज लेते हैं ना, तो हाइड्रेटेड वाले केस में लिथियम प्लस का साइज बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द सीजियम। तो अगर आपको पेपर में साइज आता है और साथ में लिखा होता है हाइड्रेटेड स्टेट, या लिखा होता है इन द एक्वस फॉर्म, तो आपके पास आंसर आएगा लिथियम प्लस बड़ा है, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रेबिडियम एंड देन सीजियम। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हाइड्रेटेड आयन पूछ रहा है या गैसियस आयन पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार वो ऑर्डर लगा के ना उसके साथ पीछे ब्रैकेट में लिख देता है कि ये हाइड्रेटेड आयन का है या गैसियस आयन का, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो हाइड्रेशन एनर्जी किस केस में सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है, विच लेड टू द रिलीज इन द हाइड्रेशन एनर्जी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, लिथियम। लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। उसका रीजन क्या है कि लिथियम स्मॉल साइज का है एंड इट अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके, अच्छा, तो साइज क्लियर है आपको। इसीलिए जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ अच्छे से हाइड्रेट फॉर्म हो जाते हैं। एल्कली मेटल्स exist as the hydrated ions। ठीक है, और हाइड्रेटेड आयन कैसे, देखो मेटल तो प्लस हो जाएगा, उसके साथ काफी सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के एसोसिएट हो जाएंगे, M+H2O(X) इन द एक्वस फॉर्म। ठीक है, इस तरह से वो एग्जिस्ट करेंगे। और जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। मतलब दिस टाइप ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। डिग्री टू शो द हाइड्रेटेड फॉर्म decreases from lithium to cesium, lithium ion to cesium ion. Okay, so this is about the hydration energy. Next point is the flame coloration, or I should write it like characteristic flame coloration.
व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन? कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन का क्या मतलब होता है? अब देखो बेटा, जैसे हम एल्कली मेटल्स के कलर्स देखे ना फ्लेम में ले जाके, होता क्या है कि हमारे पास एक प्लेटिनम वायर होती है। अगर आपने कभी सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म किया है तो ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आता है। छोटी सी प्लेटिनम की वायर होती है, उसे आगे से मोड़ के एल्कली मेटल का पेस्ट बना के उसके साथ टच करवा के उसे फ्लेम के पास लेके जाते हैं। जब फ्लेम के पास लेके जाते हैं ना बेटा, तो हर एल्कली मेटल अपना अपना डिफरेंट कलर देता है। अब लिथियम के केस में देखा जाए तो जैसे क्रिम्सन, ये आपको याद नहीं करना है, मैं तो वैसे ही लिख रही हूँ, क्रिम्सन रेड, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि डिफरेंट कलर आ रहा है। सोडियम के केस में गोल्डन येलो कलर की फ्लेम आती है। पोटाशियम के केस में पेल वायलेट कलर आता है। ये मैं फ्लेम के कलर बता रही हूँ कि ऐसे चेंज हो जाते हैं। रेबिडियम के केस में बच्चा पर्पल आता है। सीजियम के केस में स्काई ब्लू आता है। तो आप बोल सकते हो कि एल्कली मेटल्स गिव द कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। और इसके पीछे रीजन क्या है, लेट्स डिस्कस। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों आते हैं? एल्कली मेटल्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। एल्कली मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक कलर मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देती है, और वो भी हर एक मेटल का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? देखो कलर की थियोरी क्या है, कलर आता कैसे है। अब एल्कली मेटल्स का रीजन क्या है, रीजन भी साथ में लिख देते हैं। एल्कली मेटल्स के पास क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पहले तो, है ना। एल्कली मेटल्स हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Unpaired electron. यस बिल्कुल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पहली बात। दूसरी बात, साइज बड़ा होने के कारण इनके पास क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जी है। लो आयनाइजेशन एनर्जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो फ्लेम की एनर्जी है, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू एक्साइट दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो फ्लेम के बीच में फ्लेम के पास लेके जाते हैं ना प्लेटिनम वायर को, इनका पेस्ट बना के, Yes, ma'am. तो जब इसे फ्लेम के पास लेके जाते हैं तो वो जो इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट गेट एक्साइटेड टू द हाई एनर्जी लेवल। बट एवरीबडी नोज दैट द हाई एनर्जी लेवल इज अनस्टेबल। सो द इलेक्ट्रॉन व्हेन री एमिशन ऑफ एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन आपका करता है लो एनर्जी स्टेट पे आता है, तो द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स। अब तो आपको बोहर का मॉडल पढ़ा हुआ है, आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जो वो एनर्जी है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, इसलिए कलर आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों आते हैं? अब आप मुझे बताओ कि सारी एल्कली मेटल सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी? सबका इलेक्ट्रॉन सेम फोर्स से बाउंड है? नो। No. No, ma'am. बिल्कुल, सबके अलग अलग है डिफरेंट एल्कली मेटल्स। अब ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, हैव द डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज। Yes, ma'am. बिल्कुल, सो दे एब्जॉर्ब different energy from the flame, different amount of energy from the flame। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लेम से एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली दूर दूर तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबका अलग अलग हाइट तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, न्यूक्लियस से अलग अलग डिस्टेंस तक जाएगा। फिर री एमिशन ऑफ एनर्जी भी डिफरेंट होगा तो कलर भी डिफरेंट आएगा। सबको पता है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, मान लो उसने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि उसका वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड वाला कम होगा, फिर एमिटेड वाला ज्यादा हो जाएगा। तो मेन कहने का मीनिंग ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड गो, आप ये भी लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फ्लेम, फ्रॉम द फ्लेम। हाँ जी, कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी बताओ तो? फ्लेम से जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है एल्कली मेटल, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। कैसे बेटा? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। Decrease. तो इसका मतलब है कि कम एनर्जी चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो लिथियम सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर सोडियम करेगा, फिर पोटाशियम करेगा, फिर रेबिडियम करेगा, फिर सीजियम करेगा। ये तो मैंने एनर्जी का ऑर्डर लिखा है एब्जॉर्ब्ड का। तो इसका मतलब है कि
अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का ये ऑर्डर है तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का क्या ऑर्डर होगा? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर ऑपोजिट होगा। लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का ये ऑर्डर है तो लैम्डा एमिटेड का और ऑपोजिट होगा। तो ले दे के कहानी तो यही हुई ना कि अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करती है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. this is how you have to explain the your that is your characteristic color, flame coloration you can say. ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट बैक स्लाइड दिखाना है कि डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी से। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी उतना लैम्डा डिक्रीज होगा, जितना लैम्डा डिक्रीज होगा लैम्डा एमिटेड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, लैम्डा चेंज होगा तो अपने आप ही कलर चेंज होंगे। Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब बच्चों ने पढ़ रखा है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। यस मैम। Yes, ma'am. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? देते हैं डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ emission of electron from the surface of the metal when the light of suitable frequency strikes on it. When the light of the suitable frequency strikes on it, is called as the photoelectric effect. Is called as the photoelectric effect. अब मुझे बताओ कि क्या इनके पास कोई लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड? यस। Yes, ma'am. Alkali metals have the loosely held unpaired electron. लूजली हेल्ड मैंने इसलिए बोला कि साइज बड़ा है। लूजली हेल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so they show the photoelectric effect. They show the photoelectric effect, इसलिए वो क्या शो करती है? photoelectric effect. नाउ द थिंग इज कि एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर है, कि कौन सी मेटल है एल्कली मेटल जिसका फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है। यू हैव टू नेम दैट मेटल, दैट इज अ सीजियम। सीजियम मेटल इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। यू नो व्हाई इट इज सो? सीजियम क्यों यूज करते हैं? यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। क्यों यूज करते हैं सीजियम को ही भाई? सीजियम मेटल का साइज कैसा है? स्मॉल कि लार्ज? लार्ज। लार्ज। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? लो। लो ना होगी, तो इसका मतलब है इजीली इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। Yes, ma'am. ये प्रीवियस स्लाइड में क्या देखना है अभी? डन। चलो, इसलिए सीजियम मेटल को हम यूज करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसका रीजन है ड्यू टू द लार्ज साइज एंड द लो आयनाइजेशन एनर्जी। ड्यू टू द लार्ज साइज and the low ionization energy of the cesium. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कैरेक्टर कैसा शो करती है? रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? Reducing. कैसे? अभी देखो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट themselves gets oxidized. Yes or no? Yes, ma'am. Substance that gets oxidized, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब आपको तो पता ही है एल्कली मेटल्स क्या करती हैं, एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इसलिए ये एक्ट करती हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर द गुड रिड्यूसिंग agents due to their tendency to lose the electron, due to their, ये किसकी बात हो रही है, एल्कली मेटल्स की, are the good reducing agents due to their tendency to lose the electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी या ज्यादा होगी? अच्छा, एक क्वेश्चन भी है इसमें, वो भी कर लेते हैं। जैसे जो आपका लिथियम है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की थोड़ी बहुत नॉलेज है बेटा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको क्या पढ़ोगे तुम लोग, क्या पढ़ोगे इसको? इज इट अ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? मतलब अभी क्लियर नहीं हो इसके बारे में। देखो, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे याद रखा करो। रिडक्शन जब भी आएगा ना, वो या तो होगा इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज या होगा डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन जब भी आएगा ना, वो या तो होगा इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, ऊपर वाले से ऑपोजिट, या डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। जो आपका लिथियम मेटल है ना, अब लिथियम मेटल सबसे छोटा मेटल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है। अब पहले तो डाउन द ग्रुप चेक कर लो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। हाँ जी, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या हो गया? इंक्रीज। कैरेक्टर इंक्रीजेस। नीचे वाले ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ऊपर वाले कम। अब ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ना बेटा, ये मैंने लिखी है रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे कैसे पता लगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है? आपको देखो मैंने क्या रिडक्शन बताया था, इंक्रीज इन द नेगेटिव और डिक्रीज इन द पॉजिटिव। पहले इस पे कितना चार्ज है? +1। अब कितना चार्ज हो गया? 0। +1 to 0, दैट मींस देयर इज अ डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज इज अ रिडक्शन। तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों है, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि उनकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, रिडक्शन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन है, अगर इनकी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन है तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल तो नेगेटिव होगा। यस और नो? यस मैम। समझ में आ रही है ना? नीचे जाते जाते रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? डाउन द ग्रुप, अच्छा पहले ये बताओ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है? यस मैम। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन गेन करने की उतनी ही घटेगी, ठीक है ना, तो वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो जो आपका लिथियम है उसका होता है हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसका कारण क्या है? कुछ फैक्टर्स हैं, ड्यू टू, एक तो इसमें है हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब आप इसको गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हो। सेकेंड हो गई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसको आप सब्लिमेशन लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो। पहले तो सब्लिमेशन करोगे, फिर उसे आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरी एनर्जी क्या है? Hydration. शाबाश, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब लिथियम प्लस की हाइड्रेशन, देखो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है और बाकी दो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, ठीक है ना। लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है
कि वो बाकी दोनों एनर्जीज की नीड को ओवरकम कर देती है। आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी, इन दोनों से ज्यादा है सब्लिमेशन एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा एनर्जी थर्ड स्टेप में रिलीज होती है कि फर्स्ट दो स्टेप्स की एनर्जी की नीड को वो ओवरकम कर देती है। इसलिए जो आपका लिथियम प्लस है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग भी नहीं, मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट लिखना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? Yes, ma'am. क्या चाहिए था इसको? वीक होना चाहिए था ना, क्योंकि ये सबसे छोटा है साइज में, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी की नीड को ओवरकम कर देती है। इसलिए लिथियम प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिथियम प्लस नहीं, लिथियम लिखना चाहिए। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। Oxidize. Yes, ma'am. तो अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होगी। तो डाउन द ग्रुप वैल्यूज कम नेगेटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है, लिथियम की वैल्यू -3 पॉइंट समथिंग है, आगे जाते हुए वैल्यूज जो है वो 2 पॉइंट समथिंग हो जाती हैं। तो एक्सेप्शनली इसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू क्यों है? द रीजन बीइंग इज कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी की नीड को ओवरकम कर देती है। इसलिए लिथियम का लिथियम प्लस में कन्वर्ट होना बहुत आसान है, मतलब इसका ऑक्सीडाइज होना बहुत आसान है। ऑक्सीडाइज होना बहुत आसान है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो कैसे कंपाउंड बनाता है? मैम एक बार बैक स्लाइड दिखाना। चलो जी देख लीजिए। मैम इससे भी बैक वाली। अच्छा, ये वाली कह रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब इनके नेचर ऑफ कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। डन मैम। नेचर ऑफ कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कंपाउंड बनाते हैं। बताओ बच्चों, कैसे, आयनिक या कोवेलेंट? ये तो सबसे आसान सवाल है। Ionic. Ionic. बिल्कुल आयनिक। नेचर ऑफ द कंपाउंड्स आयनिक। जब तुमने बोल ही दिया है कि M+ होगा तो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव से कंबाइन करेगा ना, चाहे X नेगेटिव हो, चाहे O2 नेगेटिव हो, चाहे H नेगेटिव हो, कुछ भी, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो नेचर ऑफ कंपाउंड इसके आयनिक होंगे। ठीक है, एंड सबसे लिथियम इसमें एक्सेप्शन होगा। लिथियम कैसे कंपाउंड बनाएगा? Covalent. 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 हाँ, क्योंकि उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसलिए लिथियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। वैसे भी जब हम ये ग्रुप को कंप्लीट कर लेंगे ना तो हम पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर। पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट का बिहेवियर पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होता है, जिसको हम एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंप्लीट। आज की क्लास में हमने मैक्सिमम एस ब्लॉक पे कंसंट्रेट किया है, क्योंकि लास्ट क्लास में वी हैव डन विद योर पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड वन थिंग मोर, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में हुई थी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड साइज। ठीक है, क्योंकि पहले दिन आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। आज बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द रिएक्टिविटी और द केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्टिविटी ऑब्लिक द केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे भी लिख सकते हो इसको। रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कर लें फर्स्ट Yes, ma'am. रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑक्सीजन के साथ कैसे ये रिएक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बेटा, ऑक्सीजन की ना मैं कुछ आपको फॉर्म्स बता रही हूँ। जब आप ऑक्सीजन को O2 नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। जब आप O2 को 2 नेगेटिव लिखते हो, जो कि O में सिंगल बॉन्ड होता है और दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसी फॉर्म जब आप लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। दैट इज कॉल्ड एज अ पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सुना हुआ है ना तुमने? Yes, ma'am. अगर हम O2 को 1 नेगेटिव लिखते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा है,
तो दिस इज कॉल्ड एज अ सुपर ऑक्साइड. ठीक है, तो दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन. वन इज अ सिंपल O2 नेगेटिव, अदर इज अ O2 2 नेगेटिव एंड थर्ड इज अ O2 1 नेगेटिव. अब देखो कैसे कैटेगराइज करेंगे. जो आपका लिथियम है ना, लिथियम फॉर्म द मोनोऑक्साइड. लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, लिथियम प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव. ये क्रॉस मेथड से बनाना आता ना, इसको इसके पैर में लाओ, इसको इसके पैर में लाओ, तो क्या बन जाएगा Li2O. ये बन गया लिथियम का मोनोऑक्साइड. तो लिथियम विल फॉर्म द मोनोऑक्साइड Li2O. अब सोडियम देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं. सोडियम फॉर्म द पर ऑक्साइड. सोडियम फॉर्म द पर ऑक्साइड. पर ऑक्साइड कैसे बनाता है सोडियम. सोडियम के ऊपर तो +1 चार्ज होता है और पर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है. देखो 2O2 2 नेगेटिव, तो इसके लिए 2 ले लेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा. इसमें 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, Na2 और O2. तो ये बन गया आपका पर ऑक्साइड. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, फॉर्म द सुपर ऑक्साइड. और सुपर ऑक्साइड का कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, मैं बाकी सारे मेंबर्स के लिए कॉमन सिंबल यूज कर लेती हूँ M. और सुपर ऑक्साइड में O2 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज था, ये प्लस है ये माइनस है, तो बन गया MO2. ये बन गया आपका सुपर ऑक्साइड. ठीक है, तो आपका सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड, लिथियम बनाएगा मोनोऑक्साइड और रेस्ट ऑफ द मेंबर बनाएंगे सुपर ऑक्साइड. ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. देखो इसको शिफ्ट कर देते हैं हम स्लाइड को. स्मॉल कैटायन कैन स्टेबलाइज स्मॉल एनायन. स्मॉल कैटायन कैन स्टेबलाइज small anion and vice versa. Small anion. छोटा कैटायन छोटे एनायन को स्टेबलाइज करता है, बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करता है. तो जैसे जैसे साइज अप्रोप्रिएट होता जाएगा जिस टाइप के ऑक्सीजन के एनायन के साथ, उसी तरीके से आपके पास बनते जाएंगे एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड. तो इज दैट क्लियर. लिथियम, Yes, ma'am. सोडियम पर, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सुपर ऑक्साइड. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से ऑक्साइड प्रॉपर्टी से ही, जितने भी आपके सुपर ऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड में क्या क्या आ गया बच्चों, पोटाशियम, रबीडियम, Cesium. ईजियम, ये सारे हैं कलर्ड. सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड. ठीक है, जैसे पोटाशियम ऑक्साइड का कलर है ऑरेंज, यहाँ पे कलर फिर से आ गया ब्राउन, और लास्ट में फिर से ऑरेंज. Orange. बच्चा ये कलर क्यों आता है, रीजन क्या है, व्हाई द सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड. देखो सुपर ऑक्साइड को स्प्लिट करके देखो. KO2 को कैसे स्प्लिट करोगे, K प्लस और O2 नेगेटिव, यही है ना इसमें. Yes, ma'am. ये क्या है, पोटाशियम है. आप कोई भी एल्कली मेटल ले लो, सभी में ही ऐसा होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 18. यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे या नहीं होंगे. Yes. तो एल्कली मेटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हर किसी में एक एक प्लस ही तो होगा. यहाँ पे भी एक प्लस है एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक प्लस है एक नेगेटिव है, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. अब बात है इसकी O2 नेगेटिव की. अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो O2 नेगेटिव में हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिखे थे, वैसे तो 16 + 1 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना इसकी, कैसे लिखते थे, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, sigma anti-bonding 2s. After that is a sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi anti-bonding 2px, pi anti-bonding 2py. अब ये देखो 17 इलेक्ट्रॉन फिल करके, 2 here, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, फिर इसमें एक और 17.
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब है कि जो आपका सुपर ऑक्साइड है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है तो उसमें क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होता है बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन के केस में क्या जनरेट हो जाएगा? कलर जनरेट हो जाएगा। Color. जितने भी आपके सुपर ऑक्साइड हैं दे आर कलर्ड ड्यू टू द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑक्साइड प्रॉपर्टी इज कि जितने भी आपके ऑक्साइड हैं, ऑल लिख देती हूं मैं, all oxides, peroxides and the superoxides are basic in nature, and the superoxides are basic in nature. ठीक है, ये सारे नेचर में क्या होते हैं? Basic. बेसिक होते हैं। ठीक है, वैसे भी एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिक होते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था इनके नेम से ही कि इनको एल्कली क्यों बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, देख लेते हैं इनकी। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स, तो रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स कैसे बताया था बेटा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी भी एंड बेसिसिटी भी। solubility oblique basicity of the oxides increases down the group. ठीक है, लिथियम ऑक्साइड कम बेसिक है देन इज सोडियम। ये मैंने सबके मोनो ही बनाए हैं क्योंकि कंपैरिजन मोनो मोनो का ही करेंगे सबका। नेक्स्ट, अगर आपको पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी देखनी है तो भी यही ऑर्डर है, सुपर ऑक्साइड स्टेबिलिटी। वो तो अंडरस्टूड ही है ना कि सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड डाउन द ग्रुप वाले बनाते हैं, ऊपर वाले तो बनाते ही नहीं है। तो ऑब्वियसली डाउन वाले ज्यादा स्टेबल होंगे जिनके साथ सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड का साइज मैच करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोनो ऑक्साइड तो बेटा ऊपर वालों के स्टेबल होंगे और सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड नीचे वालों के स्टेबल होंगे, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ द पर ऑक्साइड एंड द सुपर ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द मोनो ऑक्साइड डिक्रीजेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स। तो इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, तो रिगार्डिंग द रिएक्शन विद द वाटर, कोई भी एल्कली मेटल, इसको मैं एम से ले लेती हूँ, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड MOH, और साथ में से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इन ऑर्डर टू रिमूव द रिलीज द हाइड्रोजन गैस, मैंने इसको 2 ले लिया, यहाँ पे भी 2 ले लेंगे और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। 4 हाइड्रोजन हो गए ना, तो हाइड्रोजन रिलीजेस गैसियस फॉर्म में। अब क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि सोडियम मस्ट बी केप्ट इन द केरोसिन ऑयल, पढ़ा हुआ है ना बेटा? Yes, ma'am. जब आप उसको पिक भी करते हो तो यू कांट पिक इट विद योर हैंड्स, आपको उसको प्लग कर लेना पड़ता है तब उसको पिक करते हो। अदरवाइज हैंड के मॉइस्चर से भी रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेता है। हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होती है, आग पकड़ लेती है। तो सोडियम मस्ट बी केप्ट इन द केरोसिन ऑयल, मस्ट बी केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। इसकी एक्सप्लेनेशन ये अबव ही है कि जब भी एल्कली मेटल को रखते हैं पानी में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस क्या है? इनफ्लेमेबल। और कैचेस फायर। ओके, Yes, ma'am. बाकी है रिएक्टिविटी। ये क्या बन गए बेटा? इनका नाम क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड।
These are the metal hydroxides that are formed. उसके बाद है reactivity का order. Reactivity of the metals increases down the group. और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी और इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ड्यू टू द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी and the increase in the electropositive character. Okay, तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. एल्कली मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं. रिएक्शन विद द अल्कोहल. जैसे लिथियम को अगर इथानॉल के साथ रिएक्ट किया जाए तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा C2H5ONA. उसका रीजन क्या है? रीजन वही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, अच्छा लिथियम लिखा है तो लिथियम लिखो, अगर सोडियम लिखा होता तो सोडियम. ये बनाओगे आप अल्कोहल में रिएक्शन ना, व्हेन यू विल स्टडी द 12th पोर्शन. तो दिस इज Li. तो ये क्या हो गया आपका? मेटल एल्कोक्साइड फॉर्म हो गया, मेटल एल्कोक्साइड. दिस इज अ मेटल एल्कोक्साइड दैट इज फॉर्म्ड. और उसके साथ क्या रिलीज हो जाएगी? इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. तो मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करना है तो यहाँ पे ये चले जाएंगे. अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास एल्काइन है, आपको ये भी तो पता ना कि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, Yes, sp ma'am. हाइब्रिडाइज्ड है, 50% s करेक्टर है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. तो यहाँ पे भी एल्कली मेटल्स रिएक्ट कर सकती हैं. तो एल्कली मेटल्स ये रिएक्ट करके यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्मेशन कर देंगी. ये भी सॉल्ट फॉर्म हो गया. तो जहां पे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का रोल है वहां पे एल्कली मेटल्स जाएंगे. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके जी. नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद द हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विद द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? एल्कली मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 ही ले लेते हैं इसको. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ MH. M प्लस हो गया, H नेगेटिव, इसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मेटल हाइड्राइड्स. अब इसकी भी रिएक्टिविटी मींस रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन भी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रही है कि कितनी जल्दी मेटल प्लस फॉर्म कर रहा है. और मेटल प्लस फॉर्म कैसे कर रहा है, पर इसमें एक और फैक्टर भी है, इसमें हाइड्रोजन के साथ साइज भी है. देखो मेटल तो प्लस फॉर्म कर लेगा, पर आप मुझे बताओ सीजियम हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा या लिथियम हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा? लिथियम. Ma'am, lithium. हाँ, सीजियम तो बहुत बड़ा हो जाएगा और हाइड्रोजन बहुत छोटा हो जाएगा. तो इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नहीं डिपेंड करता. रिएक्टिविटी ऑफ द, ये ऑपोजिट ध्यान में रखना, ऑपोजिट है ऑर्डर. बाकी सभी में जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पे घटेगा. रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स टुवर्ड द हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम. ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्ट लिथियम करता है, देन इज अ सबसे कम रिएक्ट कौन करता है? सीजियम. ओके, दिस इज द लेटिस एंथैल्पी या हाइड्राइड्स के साथ कैसे उनका बॉन्ड बन रहा है उस बेस पे डिपेंड करता है. यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या है? छोटा लिथियम हाइड्राइड के साथ ज्यादा स्टेबल है. स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स. स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स इज लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सोडियम हाइड्राइड, देन पोटाशियम हाइड्राइड,
देन रुबिडियम हाइड्राइड, देन सीजियम हाइड्राइड। उसका रीजन है ये दोनों स्मॉल स्मॉल है, ये लार्ज और स्मॉल है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विद द हैलोजेंस। The next is the reaction with the halogens. Regarding the reaction with the halogens, alkali metals halogen के साथ combine करके कुछ MX टाइप का बना देंगे, यानी कि metal halide बना देंगे। This is called as a metal halide. और reactivity का order क्या है? Increases down the group. ये फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे डिपेंड कर रही है। Increases down the ग्रुप। लिथियम सबसे कम रिएक्ट करेगा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। हाँ, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, उसके बाद हमने कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर का टॉपिक इसका किया हुआ है इन द केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वो आज पोल के क्वेश्चंस में ले लेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल हैलाइड्स। रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल हैलाइड्स, फ्लोराइड्स के ज्यादा होते हैं, फॉलोड बाय द क्लोराइड्स, followed by the bromide, followed by the iodide। ठीक है, अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं मेटल को तो फ्लोराइड के सबसे ज्यादा होंगे, देन विद द सेम मेटल, विद द सेम मेटल M। सेकेंड थिंग इज की मेल्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिक्रीजेस with the increase in the size of metal, increase in the size of the metal। और इसमें जो आपके पास एक्सेप्शन जाएगा लिथियम हैलाइड में, क्योंकि जो लिथियम के हैलाइड होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट, तो इसके लिए इनका जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल्स। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो अभी एल्कली मेटल हैलाइड तक ही रखते हैं, इसके कुछ पोल क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैम लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ जी, चलिए देख लीजिए। डन मैम। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। Which is most simple covalent? Can you see the poll on your screen? यस मैम। Everybody has to participate. This is the second time we are doing this question. We have done this in a chemical bonding too.
ऑल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ना, और आंसर भी ऑलमोस्ट सबके ए बी सी डी में इक्वली डिवाइडेड हैं, 15, 11, 9, 8. Okay, I have ended the poll. I have shown the result to you. हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए बेटा? कोवलेंट के लिए फजान रूल आपको बताया था, मेटल क्या होना चाहिए? स्मॉल. बताओ यस और नो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेटल या कैटायन जिसको बोलते हो. और जो आपका एनायन है वो क्या होना चाहिए? लार्ज. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा? पोलराइजेशन. पोलराइजेशन होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? कोवेलेंट. तो लिथियम आयोडाइड है आंसर. सारी क्लब मैक्सिमम बच्चों ने लिथियम फ्लोराइड दिया. डी इज अ करेक्ट आंसर. लिथियम फ्लोराइड तो आयोनिक है, मैक्सिमम आयनिक है, ये मैक्सिमम कोवेलेंट है. कोवेलेंट में एनायन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए, तभी तो पोलराइजेशन होगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First ionization of the sodium is dash than magnesium, but the second ionization of the sodium is dash than magnesium. दोनों dashes में respectively क्या आना है? Okay, तो maximum voting to choice 2. सोडियम को कैसे लिखेंगे? सोडियम इज अ 3s1, 2s2 and the 2p6. ओके, तो बच्चा अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये बन जाएगा 2s2 and 2p6, यानी कि नोबल गैस. मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे? 3s2. एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, s में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3s1. अब यहाँ पे
S में 2 होने चाहिए, 2 हैं। तो अगर IE1 और IE1 इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सोडियम की तो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल हो रहा है, नोबल गैस पे जा रहा है। और मैग्नीशियम में से फुली फिल्ड सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो पहले ऑप्शन में आना था लेस। अब आ जाओ 2 पे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब इसको लूज करना है तो नोबल गैस में से करवाना पड़ेगा, तो हाई होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना है तो 3s1 में से करवाना पड़ा तो लो होगी। तो पहली ऑप्शन आनी चाहिए थी लेस, दूसरी ऑप्शन आनी चाहिए थी मोर। तो ए वॉज अ करेक्ट ऑप्शन। बट मोस्ट ऑफ यू, अब आपने चैट बॉक्स में आंसर दिए हैं, बट सिर्फ 8, मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे थे। लेट मी चेक इट अगेन। सिर्फ 12 स्टूडेंट हैं आउट ऑफ होल द क्लास जिन्होंने 1 ऑप्शन दिया है। बाकी तो बच्चे 3, 4, 2 लाइक दिस। लास्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी दे दिया आपको, पहले भी दोनों इजी थे। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट बेटा, ऐसे तो फिर आप पेपर में तो बिल्कुल ही नहीं करोगे। ओके, द चॉइस इज क्लियर टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। इसमें तो सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया, पर 2 बच्चे क्लास में अभी भी ऐसे हैं जिनको ऑप्शन ए लगता है, सीजियम। सीजियम का रीजन क्या है? बिकॉज सीजियम का लो आयनाइजेशन, और लास्ट Large size and low ionization. energy. That's why it is used in the photoelectric cells. So 1 class more we are having in this week, and then we are going to complete the S block, because this week में आपका S block का test है। S block के बाद हमारा हाइड्रोकार्बन पोर्शन स्टार्ट होगा, that is the last of 11th। उसके बाद हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, this is all for today. Thank you.